हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस चैनल साइंस की पाठशाला। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक फिजिक्स का चैप्टर है जिससे बहुत सारे बच्चे दूर भागते हैं। क्यों दूर भागते हैं? बिकॉज उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। सो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, इसलिए हम आज ये चैप्टर देखने वाले हैं जहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन की डेफिनेशन से। आप सारे पॉइंट्स अपने नोटबुक में नोट करते रहना। मोशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो वो बॉडी को कहा जाता है इट इज इन मोशन। मान लो एक पर्सन है अजय जो मूव कर रहा है और उसे ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर जो पॉइंट ओ पे सिचुएटेड है। अजय क्या करता है? अभी पॉइंट ए पे खड़ा है, फिर वो मूव करता है पॉइंट बी तक। यहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले उसकी पोजीशन थी ए, अब वो आ जाता है बी पॉइंट तक, और फिर वो फर्दर मूव करता है, बी से चला जाता है सी पॉइंट तक। सो इस चीज को कहा जाता है मोशन। ये जो ऑब्जर्वर है वो नोटिस करेगा कि यहाँ पे अजय की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर कैसा है? तो स्टेशनरी है। ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है। और कौन सा एग्जांपल्स होते हैं मोशन के? तो आप लिख सकते हो कि मोशन ऑफ एयर, प्लैनेट्स, एटम्स, व्हीकल्स, ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है वो मूव करते रहते हैं। इवन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो भी कंटिन्यूअसली विद इन दी एटम्स मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। ये मोशन के कंप्लीटली ऑपोजिट है। यहाँ पे जो बॉडी है उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा रहती है फिक्स्ड, इसलिए वो ऑब्जेक्ट को कहा जाता है वो स्टेशनरी है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वर था, वो सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पे फिक्स था। उसके सामने अजय जो था वो कैसे था? मोशन में था। हमारा चैप्टर में फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जब आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करते हो तो आप कितना पाथ कवर करते हो वो बनता है आपका डिस्टेंस। इसको हम एक फिगर से समझते हैं। मान लो आप अभी अहमदाबाद में हो और आपको ट्रैवल करना है बेंगलोर। आपके पास दो ऑप्शन है ट्रैवल करने के लिए। एक है पाथ नंबर 1, जहाँ पे आप अहमदाबाद से इंदौर जा सकते हो और इंदौर से कहाँ जाओगे? बेंगलोर। आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है जिसको कहते हैं पाथ नंबर 2। आप अहमदाबाद से मुंबई जा सकते हो और फिर मुंबई से बेंगलोर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। तो आप जो पाथ सिलेक्ट करोगे और जिसमें तुम ट्रैवल करोगे वो बनेगा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम एसआई यूनिट कंसीडर करें तो उसका होता है मीटर। अगर आपको किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हो तो आप हमेशा ये कन्वर्जन याद रखना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है हमेशा 1000 मीटर। डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे हम कभी भी डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते। हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि अहमदाबाद से बेंगलोर जाना है तो आप साउथ डायरेक्शन को चूज करना। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। तो एक चीज अच्छे से नोट करना कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब कि सिर्फ वैल्यू कंसीडर की जाती है, कभी भी यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये अलग से आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो आप उसमें ये जो पॉइंट्स है वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है। डिस्टेंस कब 0 बनेगा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो उस केस में डिस्टेंस उसका हो जाता है 0। और हाँ, जब भी वो ट्रैवल करेगा तो हम उसकी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट जो है उसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इसको अच्छे से समझना। आपने डिस्टेंस वाले टॉपिक में देखा था कि अहमदाबाद से बेंगलोर जाने के लिए आपके पास दो पाथ है, पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2। लेकिन
क्या ये सबसे शॉर्टेस्ट हो सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज दो पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। अगर आप पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2 और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको कंसीडर करो तो हमेशा ये जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ जो है वो आपको सबसे कम मिलेगी। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है उसी को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको इसका मैथमेटिकल इक्वेशन जानना है तो वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। एक चीज आप हमेशा याद रखोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से या तो लेस होगी या तो इक्वल टू होगी। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की आप कह सकते हो कि वेक्टर क्वांटिटी है जहां पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को कंसीडर किया जाता है। कैसे कंसीडर करते हैं तो अभी हम इसका थोड़ी देर में एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अगेन ये जो है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल सो दैट आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। हमें क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंट पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई और उन दोनों के बीच में रिस्पेक्टिव जो पाथ है उसकी वैल्यू गिवन है 100 मीटर, 100, 70 एंड 120। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन ट्रैवलिंग ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी से वापिस से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो जब भी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हम क्या करेंगे, पहले ए बी को नोट करेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी और वापिस से डी से लेके बी तक का पार्ट। सो ए बी हमारा 100 है, अगेन बी सी भी 100 है, सी डी हमारा 70 है और डी से जब बी ऑब्जेक्ट वापिस आएगा तो उसने टोटल 70 और 100 मतलब कि 170 जितना कवर किया होगा। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस का आंसर है वो कितना आएगा, 440 मीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट फॉर दी सेम क्वेश्चन। सो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्जेक्ट की जो फाइनल पोजीशन है वो आप देख सकते हो कहाँ पे है, बी पॉइंट, और उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट तक का जो पार्ट है वो कितना है, 100 मीटर जितना। सो ऑल्दो ऑब्जेक्ट ने इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल किया लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहेगा, सिर्फ 100 मीटर जितना। आप लोगों को याद हो तो हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे वो जो पार्ट है वो प्रूव हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस से कम है। नेक्स्ट आपको ये पार्ट याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट कब 0 बनेगा। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम होती है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। मान लो ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे ए पॉइंट से ट्रैवल किया था, वो सारा कुछ डिस्टेंस कवर करके वापिस से मान लो ए पॉइंट पे ही आके फिनिश करता है तो उस केस में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 बन जाएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में गिवन है एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स थ्रू अ सेमी सर्क्यूलर पाथ ऑफ रेडियस 70 मीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से सेमी सर्क्यूलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है जिसका रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है 70 मीटर। कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए से बी तक का जो पार्ट है वो कवर कर रहा है तो उस केस में उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो हमें फाइंड करना है और हमें उसका चेक करना है डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पूरा सर्क्यूलर पार्ट कवर करता है तो उस केस में उसको कहा जाता है सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल और उसकी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है कितनी होती है, 2πr जितनी। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्क्यूलर पार्ट कवर कर रहा है, मतलब कि हमें जो सरकमफरेंस है
उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज हाफ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे हम 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ पाई और आर। आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7 और क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है 70 मीटर। यहाँ पे आप इसे कट करोगे 7 से तो ऊपर 10 लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस का आंसर है वो आएगा 220 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वहां पे हमें सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को चेक करना होता है। ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था ट्रैवल करना, वो एंड करता है बी पॉइंट तक, तो इसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन है उसको कहा जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पार्ट मेरा 70 है तो ये पार्ट भी मेरा 70 होगा बिकॉज ये रेडियस है। तो 70 और 70 को आप ऐड कर दोगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का आंसर है वो क्या आएगा, 140 मीटर। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट जो है वो गिवन है कि 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है टूवर्ड्स ईस्ट। इस तरीके से उसने टूवर्ड्स ईस्ट, आपको डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ऐसे उसने पहले 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, वो नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न करता है और ट्रैवल करता है 4 किलोमीटर। उस केस में हमें उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो पहले उसने O से लेके A तक 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर A से लेके B तक 4 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो इसका अगर हम डिस्टेंस देखें तो सिंपल क्या होगा, OA जो इसने पहले ट्रैवल किया और फिर AB, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा डिस्टेंस का आंसर जो है वो आ जाएगा, दैट इज 7000 मीटर। इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आप नोटिस करोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें अब ये वाला जो पार्ट है OB वो फाइंड करना है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। इसको कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस। ये जो पार्ट है उसको कहते हैं इसका बेस और ये जो इसका पार्ट है उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। और यहाँ पे हमें यूज करना होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर जितना। इसको आप एक IMP फॉर्मूला कंसीडर करना। इसका मैथ्स में भी यूज आता है और फिजिक्स में भी यूज आता है। हाइपोटेनियस हमारा क्या है, तो OB, तो OB का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर जितना। हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। AB जो है वो हमारा 4 है, OA जो है वो हमारा 3 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला, 25। यहाँ पे हमें OB का स्क्वायर मिला है, हमें तो सिर्फ OB चाहिए, तो OB जो है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो हमारा आंसर आएगा 5 किलोमीटर, दैट मीन्स 5000 मीटर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। कुछ लोग कहेंगे सर फील नहीं आ रहा, अच्छे से समझना, अभी फील आ जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो A पॉइंट से B पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है और उसका जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर और उसे कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स जितना। नेक्स्ट वो B से C तक ट्रैवल कर रहा है, अगेन वो डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, वापिस से उसको टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट्स। फिर वो C से D वापिस से ट्रैवल करता है, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और 10 मिनट्स। तो जब भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। इसके ऑपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे हम देखें A से B तक का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, टाइम लगता है मान लो 10 मिनट्स। B से C डिस्टेंस देखो 15 किलोमीटर हो गया, अगेन टाइम कितना है, 10 मिनट्स।
सी से डी जो डिस्टेंस है वो हो गया 12 किलोमीटर, टाइम कितना है 10 मिनट्स। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, सो इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड जो होती है उसको डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसको कहा जाता है उसकी स्पीड। इसका फॉर्मूला बनता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से, ये पार्ट आपको याद रखना है। स्पीड को मेजर किया जाता है हमेशा मीटर पर सेकंड में। ये वैल्यू कैसे आई, तो डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड होता है, इसलिए स्पीड का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड। स्पीड जो है वो एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है, डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन कभी भी स्पीड नेगेटिव में नहीं होगी। ये पार्ट आपको हमेशा याद रखना है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहती हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम स्पीड से ही कंटिन्यूसली ट्रैवल करता है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं जहाँ पे इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। मान लो P और Q पॉइंट है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है और ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करने के लिए 2 आवर्स जितना टाइम लगता है। तो उस केस में अगर हम इसकी स्पीड देखें तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 100 है, टाइम हमारा 2 है, तो 100 अपॉन 2 करोगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 50 किलोमीटर पर आवर। आपको याद हो तो SI यूनिट जो है वो इसका होता है मीटर पर सेकंड, तो हमें ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आपको ये कन्वर्जन याद रखना है। 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हम ये 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, जिससे हमारा अप्रॉक्स आंसर आएगा 13.4 मीटर पर सेकंड। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। ये कॉन्सेप्ट तब यूज किया जाता है जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो अनइक्वल टाइम इंटरवल में। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला भी इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रख लीजिए। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड का आंसर मिल जाएगा। हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो ऑब्जेक्ट A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है, फिर B से C एंड देन C से D। A और B पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 100, B से C 150 एंड देन 120, और उसके रिस्पेक्टिव जो सेकेंड्स है वो हमें यहाँ पे मेंशन किए हैं। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसको हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे जो टोटल टाइम है उन सबको ऐड कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर फाइनली क्या आएगा, 9.25 मीटर पर सेकंड। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे हमने लिखा है डिस्टेंस, लेकिन साथ में एक पार्ट हमने ऐड किया है, दैट इज पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को इंक्लूड किया जाता है तो वो डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट में। साथ में हमने लिखा है इन यूनिट टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा बनेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। आप लोगों को अगर याद हो तो स्पीड के लिए हमने लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी के लिए हमें लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आई होप आपको ये जो है डिफरेंस पता चल गया होगा। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो है स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे हमने स्पीड कंपोनेंट के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दिया है, सो ये क्या बन जाएगा हमारा
वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जब डायरेक्शन इंक्लूड होती है तो ऐसे टाइप की क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करे। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी जीरो कब बनेगी, तो ऑब्वियसली जब डिस्प्लेसमेंट जीरो बनेगा। और सोचो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो बनता है, तो जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो। सो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो, दैट मीन्स वेलोसिटी विल ऑल्सो बिकम जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव कब बनेगी, तो डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव हो। और वेलोसिटी नेगेटिव कब बनेगी, तो अगेन जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो। मतलब कि वेलोसिटी की वैल्यू किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। और आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज अबाउट एवरेज वेलोसिटी। इसमें इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय हम 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। आप लोगों के लिए मैं न्यूमेरिकल का एक अलग ही डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, तो उस केस में हम इस फॉर्मूला के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। हमारा नया टॉपिक है एक्सीलरेशन। आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। रेट का मतलब हमेशा आपको दिमाग में रखना है टाइम होता है। यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, तो याद रखना है वेलोसिटी। मतलब कि कितना फास्ट या तो स्लो वेलोसिटी चेंज होती है, उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अच्छे से यहाँ पे देखना, चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी का चेंज का मतलब क्या होता है, हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मान लो ऑब्जेक्ट जो है पहले 30 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा था, बाद में उसने इंक्रीज कर दी अपनी स्पीड टू 50 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये जो है थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, उसने इंक्रीज कर दिया टू 50, तो ये बन गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। आप फॉर्मूला को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है, डिवाइड बाय टाइम t। इसका यूनिट जो है वो बनता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आया, अच्छे से समझना। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो ये जो ऊपर सेकेंड है वो नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा फाइनल आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको याद रखना, ये 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है। अब ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। दैट मीन्स एक्सीलरेशन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम डिस्कस कर लेते कि कौन से केस में ये जीरो होगा। सो जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस केस में एक्सीलरेशन बनेगा हमारा जीरो। उसने कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं लाया है, इसलिए बन जाता है हमारा ए जीरो। अब कब एक्सीलरेशन पॉजिटिव बनेगा, तो ऑब्वियसली जब v की वैल्यू u से ज्यादा होगी। मतलब कि ऑब्जेक्ट पहले 30 से चल रहा था, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो उस केस में उसका जो v है वो ज़्यादा होगा, तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा। इसका आप एग्जांपल भी याद रख सकते हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल करता है, तो उस केस में उसका जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। एक्सीलरेशन नेगेटिव कब बनेगा, तो जब हमारा v का वैल्यू लेस देन होगा u के कंपैरिजन में। जब हम ट्रैफिक में चलते हैं तो कई बार हमें ब्रेक्स लगानी पड़ती है, तो उस केस में हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाती है, इसलिए जो है एक्सीलरेशन हमारा बनेगा इस केस में नेगेटिव। एक IMP पॉइंट आपको याद रखना है कि जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है ना, तो हम उसे डेसिलरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं।
ये अगेन 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सीलरेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और अब देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल एक्सीलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। मतलब कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का चेंज होता है जिसको हम v माइनस यू कहते हैं वो इक्वल होता है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तब उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मान लो पहले जो है वेलोसिटी का चेंज 5 मीटर जितना होता है 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फिर अगेन वापस से चेंज हुआ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, तो उस तरीके से एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म बनता है। इसके कॉमन एग्जाम्पल क्या हुए, तो आप कह सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल कंडीशन में होता है, मतलब कि सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस केस में उसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम g से डिनोट करते हैं और उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, जब बॉल जो है एक इंक्लाइंड प्लेन से रोल करता है तो उस केस में भी इसका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम या तो कांस्टेंट आप कह सकते हो। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में, जो इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी का चेंज है वो अनइक्वल रहेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उस चीज को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो आप कह सकते हो कि जब भी व्हीकल्स एक बिजी रोड में ट्रैवल करते हैं तो उस केस में कई बार उसे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ता है, कई बार डिक्रीज करना पड़ता है, और वो अनइक्वल अमाउंट में होता है, इसलिए एक्सीलरेशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें टोटल 2 टाइप ऑफ ग्राफ यहाँ पे देखने हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकेंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें से अभी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे डिफरेंट केसेस ऑफ मोशन को स्टडी करना है और उसके ग्राफ को प्लॉट करना है। ये अगेन आपके स्कूल की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हम केस देख रहे हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहीं पे मूव नहीं होने वाला है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मान लो कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, ठीक है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है, मान लो वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है फ्रॉम दी ओरिजिन। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तभी भी वो जो है 10 मीटर के पॉइंट पे है। टाइम 2 सेकेंड हुआ तभी भी 10, टाइम 3 तभी भी 10, टाइम 4, मतलब कि टाइम जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। तो इस केस में हमारा जो ग्राफ है वो कैसा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपको याद रखना है किस केस के लिए, तो जब भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन पे हो तब। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस 2, जहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, स्पीड रिमेन्स सेम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। तो उस केस में हम देखें, मान लो अभी जो है टाइम t इज इक्वल टू 0 है, उसने जो है डिस्टेंस भी 0 मीटर ही कवर किया है। अब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाता है तो उसने 20 मीटर कवर कर लिया। नेक्स्ट 1 सेकेंड में, मतलब कि टाइम 2 सेकेंड हो गया, उस केस में उसका डिस्टेंस हो गया 40 मीटर। मतलब देखो यहाँ पे 0 से 20 1 सेकेंड, फिर 20 to 40 2 सेकेंड, वापिस से 1 सेकेंड चला जाता है तो वो जो है 60 मीटर वाले पॉइंट पे चला जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल। सो उसका अगर हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करें तो 0 के लिए यहाँ पे 0 आएगा सबसे पहले, फिर 1 सेकेंड के लिए वो 20 पे है, 2 सेकेंड के लिए वो 40 पे है, 3 सेकेंड के लिए वो 60 पे है, 4 सेकेंड के लिए वो 80 पे है।
तो उस केस में हम ये जो सारे पॉइंट्स हैं उसको कनेक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पे ग्राफ जो है वो मिलेगा। ये ग्राफ कैसा है, तो इंक्लाइंड लाइन, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से पूछा जाता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से आपको स्पीड फाइंड करना है, तो क्या करोगे? तो आपको याद रखना है कि हमें स्लोप निकालना पड़ता है। स्लोप का मतलब होता है ये वाला पार्ट, जिसको हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि वाई डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है और ये एक्स एक्सिस है उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसका रेशियो लेके हम स्लोप निकालते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अभी के लिए आपको ये याद रखना है बिकॉज ये जो है आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इसके रिगार्डिंग 1 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग याद रख लेना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो और उसमें से स्पीड निकालना है तो हम यूज करेंगे स्लोप का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि एक्सीलरेटेड मोशन में है। आप लोगों को याद हो तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट अभी d इज इक्वल टू 0 मतलब कि डिस्टेंस अभी 0 है और टाइम भी 0 है, फिर 1 सेकेंड हो जाती है और ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर जितना। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो 22 मीटर वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है, 3 सेकेंड पे 43 मीटर वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है और 4 सेकेंड में 85 मीटर वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो आप देखो यहाँ पे टाइम तो इक्वल इंटरवल में चल रहा है लेकिन वो डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल अमाउंट में कवर कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स को जब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो और उसमें से एक हम लाइन पास करेंगे तो इसका नेचर हमें मिलेगा कर्व्ड लाइन। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है जो आप लोग याद रखोगे। फिर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ये भी ग्राफ को याद रखना पड़ेगा। इस ग्राफ में शो किया है कि मान लो जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो इसका जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा, इंक्लाइंड लाइन। एक्सीलरेशन 0 है मतलब कि ये जो मोशन होगा उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तो हमारे पास ऐसे ही इंक्लाइंड लाइन आएगी और जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा मतलब कि रिटार्डेशन होगा तो इंक्लाइंड लाइन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इसमें भी हमें टोटल 3 केसेस को स्टडी करना है। हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1 से जहाँ पे बॉडी का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। सो यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता होना चाहिए कि क्या कांस्टेंट रहता है, स्पीड, ठीक है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और मान लो कि उसकी डायरेक्शन भी सेम है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मान लो ऑब्जेक्ट जो है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, टाइम 1 सेकेंड हो गया फिर भी उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। टाइम 2 के लिए भी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 3 सेकेंड के लिए भी 10 मीटर पर सेकेंड। इन शॉर्ट वो सेम ही वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो इस केस में इसका जो ग्राफ है वो आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम बात करेंगे इसका केस नंबर 2 जहाँ पे बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है उसका एक्सीलरेशन सेम होने वाला है। एक्सीलरेशन सेम का मतलब क्या हुआ, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम रहता है फॉर सेम टाइम इंटरवल। सो दैट मीन्स मान लो कि टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में वेलोसिटी भी उसकी 0 है। टाइम देखो 1 सेकेंड का इंक्रीमेंट आया तो वेलोसिटी में 10 का इंक्रीमेंट आया, वापिस से टाइम में 1 सेकेंड का इंक्रीमेंट आया तो वेलोसिटी में वापिस से 10 का इंक्रीमेंट आया। मतलब कि वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसके जब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगी इंक्लाइंड लाइन। ये जो नेचर है ग्राफ का वो आपको याद रखना है बिकॉज ये 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पूछा जाता है कि ये ग्राफ में से अगर हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो
तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए अगेन हम स्लोप का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई, मतलब कि वाई एक्सिस पे कितना चेंज आ रहा है डिवाइड बाई एक्स एक्सिस पे कितना चेंज आ रहा है। दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अब हम लास्ट ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्राफ ऑफ वेरिएबल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन वेरी हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो अनइक्वल होगा इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो अगेन जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आएगा कर्व्ड लाइन। अब हम देखेंगे एक स्मॉल पोर्शन जहाँ पे कब स्लोप निकालना होता है और कब एरिया अंडर कर्व, इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है, जो एक 1 मार्क का क्वेश्चन है। और इसका यूज डेरिवेशन जो अभी हम आगे करेंगे उसमें भी आने वाला है। मान लो आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वर्सेस टाइम। यहाँ पे हमेशा कंसिडर करना है कि ये जो सारे ग्राफ है वो किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ किए जाते हैं, हमेशा टाइम के ग्राफ में। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। अच्छे से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन स्पीड या वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, उसका तुम जब वापिस से स्लोप निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। इसको ऐसे याद रखना है कि हमने सबसे पहले कौन से टॉपिक देखे थे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर न्यू टॉपिक हमारा आया था स्पीड और वेलोसिटी, और उसके बाद जो टॉपिक आया था एक्सीलरेशन। मतलब हम अपनी वाली सीक्वेंस में चलेंगे, ये वाली, तो डिस्टेंस का अगर स्लोप निकालेंगे तो स्पीड मिलेगा, स्पीड का स्लोप निकालेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम रिवर्स सीक्वेंस में चले, मतलब कि मान लो कि तुम्हारे पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, उसमें से तुम्हें स्पीड वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो तुम क्या करोगे, एरिया अंडर करो। एरिया अंडर करो कैसे निकाला जाता है अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, डेरिवेशन में आएगा। और अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें से तुम्हें स्पीड या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अगेन तुम क्या निकालोगे, एरिया अंडर करो। ये सीक्वेंस अगर आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती है तो आपका जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली करेक्ट होगा। अब हम स्टार्ट करें एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो 4 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। हम यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के 3 इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड, और यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके 3 इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं। आप लोग ये जो पार्ट है वो अच्छे से नोट कर लेना, बिकॉज एग्जाम के लिए ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कहा जाता है और ये सारी स्कूल्स में पूछा ही जाता है। इसलिए अब हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है ग्राफ को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, और साथ साथ में जो हमने चीजें कंसीडर करके रखी है वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करके रखते हैं कि एक बॉडी जो है वो इनिशियली ए पॉइंट पे है और वो ट्रैवल कर रही है बी पॉइंट तक। कैसे ट्रैवल कर रही है, तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो हमने यूनिफॉर्म कंसीडर करके रखा है, मतलब कि पूरे जर्नी के दौरान उसका एक्सीलरेशन सेम रहता है, और हमने ए जितना एक्सीलरेशन जो है वो एज्यूम करके रखा है। साथ साथ में हमने ऐसा भी एज्यूम करके रखा कि जब वो ए पॉइंट पे थी तब टाइम कितना है, 0, और हमने उस केस में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसको u कंसीडर करके रखा है, जो हमने ग्राफ में OA से रिप्रेजेंट करके रखा है। अब बॉडी क्या करती है, एक्सीलरेट करती है और A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंच जाती है, और जब वो B पॉइंट पे पहुंचती है तब टाइम हो जाता है t जितना, और हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि जब वो B पॉइंट पे पहुंचती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, v जितनी, और टाइम जो है ऑब्वियसली कितना लगता है, t जितना, और वेलोसिटी को वो हमने OE से भी लिख के बता सकते हैं, और साथ साथ में ये BC भी हमारा वेलोसिटी v जितना ही होगा। फिर हमने क्या किया, AD को ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू BC। ये जो हमारा BC वाली लाइन है
उसके सामने परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया AD जितना, फिर उसी से ही पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया BE जितना। ये क्यों ड्रॉ करके रखा है वो भी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और यहाँ पे हमने एंगल कंसीडर कर लिया है थीटा। आई होप यहाँ तक सबको पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। इतना जो पार्ट था वो आपको कंपलसरी लिखना आना चाहिए, अदरवाइज आपके जो मार्क्स है वो कट हो सकते हैं। एक्सीलरेशन अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालना हो तो थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था कि हमें स्लोप निकालना आना चाहिए। मतलब कि ये जो AB है उसका अगर हम स्लोप निकाल लेते हैं तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और स्लोप के लिए आपको मैंने क्या बताया था, क्या होता है इक्वेशन, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब देखो ये ग्राफ है, इसका जो वाई एक्सिस होगा ये BD जितना होगा, अच्छे से समझना। इसका वाई एक्सिस इज इक्वल टू BD और इसका जो एक्स एक्सिस है वो कितना होगा, AD जितना। तो डेल्टा वाई की जगह पे हमने BD वाला पोर्शन लिख दिया, डेल्टा एक्स की जगह पे हमने AD वाला पोर्शन लिख दिया। अब मुझे सिर्फ BD चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो टोटल BC है उसमें से मैं CD को माइनस कर सकता हूँ, तो मैंने BC माइनस CD लिख दिया। और ये जो मेरा AD है वो इक्वल टू OC होगा, बिकॉज देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो AD जितना होगा उतना ही मेरा OC होगा। तो मैंने AD की जगह पे लिख दिया OC। ये सब मैंने क्यों लिखा, बिकॉज मुझे अब यहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है। मैंने BC की जगह पे क्या लिख दिया, वेलोसिटी V। ये देखो ये हमारा जो BC है ना वो कितना है, वेलोसिटी V जितना है, इसलिए वो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। ये जो मेरा CD है वो कितना होगा, मेरी वेलोसिटी U जितना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे U लिख दिया। और ये जो मेरा OC है वो कितना है, टाइम T जितना। तो ये इक्वेशन तो आपने ऑलरेडी स्टडी करके रखा है एक्सीलरेशन वाले टॉपिक में। तो A इज इक्वल टू हमें क्या मिला, V माइनस U अपॉन T। अब आप T को यहाँ पे लेके जाओगे तो क्या बनेगा, V माइनस U, और V को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो मिलेगा V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेशन। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड डेरिवेशन, जहाँ पे हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। और मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसमें से अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या होता है, ये जो मेरा ग्राफ है AB उसके नीचे कितना एरिया जो है कवर होता है, अगर मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूं तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे, हमने ये जो लाइंस बनाई है, क्यों बनाई है, बिकॉज हमें कुछ रिलेटेबल फिगर मिले। अगर आप अच्छे से नोट करोगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमें ट्राइंगल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है और नीचे वाला जो पार्ट है वो हमें रेक्टेंगल जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो AB लाइन है उसके नीचे कौन सा एरिया आ रहा है, तो एक ट्राइंगल का एरिया आ रहा है और दूसरा रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमें जो है डिस्टेंस मिल जाएगा, तो हम वही करने वाले हैं। सो डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ OABC, ये जो आपको 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं उसका एरिया, उसको हमने वापिस से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो टोटल OABC है वो एक रेक्टेंगल से बना है और ट्राइंगल से बना है। अब आपका थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारी यहाँ पे जो लेंथ है, ठीक है, उसको हम OC कंसीडर कर सकते हैं और हमारी जो ब्रेथ है वो OA, तो हमने लिख दिया OA इंटू OC। और ये एक कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस जो ये ट्राइंगल का है वो कितना है, AD जितना, और हाइट जो है वो उसकी कितनी है, BD जितनी। अब ये वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया।
AD की जगह पे क्या लिख दिया OC, बिकॉज मेरा जो AD है वो किसके जितना होगा OC जितना, बिकॉज रेक्टेंगल है। और अगेन जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था, BD की जगह पे क्या लिखा था BC माइनस CD, एज इट इज लिख दिया, नो चेंज। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। OA की जगह पे क्या लिख दिया U, आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ में। OC की जगह पे क्या लिख दिया तो टाइम T, हाफ एज इट इज। OC की जगह पे वापिस से टाइम T, और BC माइनस CD, हमें पता है कि ये जो पूरा BC पोर्शन है वो कितना है वेलोसिटी V जितना, और ये जो CD वाला जो पोर्शन है वो कितना है वेलोसिटी U जितना। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 में हमें ऐसा कुछ मिला था V माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो वो जो पार्ट है वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो V माइनस यू की जगह पे मैंने लिख दिया AT, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वो बनेगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू AT, तो ये T और ये T मिलके बन जाएगा T स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन मिला हमें UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट डेरिवेशन, जहाँ पे अगेन हम डिस्टेंस का ही यूज करेंगे, और हमें पता है कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगेन हमें एरिया अंडर कर्व फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम मेथड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल को कंसीडर करके एरिया नहीं निकाला है, हम कंसीडर करते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है OABC, ये जो पूरा क्लोज्ड रीजन है उसको हमने ट्रेपेजियम कंसीडर किया है। ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, तो जिसमें 2 पैरेलल साइड्स हो, ठीक है, ये पार्ट याद रखना, जिसमें 2 पैरेलल साइड्स होती है और एक जो है इंक्लाइंड लाइन होती है, उसको कहा जाता है ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कि जो साइड पैरेलल है उसको ऐड करना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इतना होगा, मतलब कि O से जितना होगा, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे BC प्लस OA। ये जो साइड BC है उसके पैरेलल में कौन सा है OA, और डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब कि ये दो लाइन है हमारे पास, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा हमारे पास OC जितना। अब हम करेंगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। BC की जगह पे हम V लिख सकते हैं, ऑलरेडी आपको पता है हमने बहुत बार सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। OA की जगह पे हम U लिख सकते हैं, और OC जो है वो हमारा टाइम T जितना है। अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने डिराइव किया था उसका यूज करेंगे। हमारे पास V माइनस यू इज इक्वल टू AT मिला था, तो T की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं V माइनस यू अपॉन A। तो वो जो पार्ट है मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ये जो 2 है ये A है, वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिकॉज ये अभी डिनोमिनेटर में है, और V प्लस यू V माइनस यू क्या हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो आपकी मैथ्स की एक आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, उसका आंसर क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास V प्लस यू V माइनस यू है, तो उसका हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिल चुका है, और यहाँ पे आपका जो डेरिवेशन है 4 मार्क्स का वो कंप्लीट होता है। अब हम थियरी का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना। जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल में इन अ सर्कुलर पाथ, तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने यूनिफॉर्म मोशन देख लिया था जहाँ पे बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल में। यहाँ पे उसी के पार्ट के अंदर हमने बस सर्कुलर पाथ को ऐड कर दिया है, तो वो जो मोशन है वो कैसा बन जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छे से समझना जरूरी है, सो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अटेंशन देना। अभी देख लो एक ऑब्जेक्ट जो है मान लो ऐसे ग्रीन कलर के सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है
उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये याद रख लेना, बिकॉज इसका जो यूज है वो बाद में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी आने वाला है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे लगता है? तो इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमेशा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि सेंटर की तरफ लगेगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। अब आपको पूछे कि जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करती है तो उसकी वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में कंसीडर करनी है? तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंट का मतलब क्या है? तो एक ऐसी रे जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ऐसी रे को कहा जाता है टेंजेंट। इसके बारे में आप मैथ्स में सर्कल वाले चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ोगे। अभी के लिए याद रखना है कि जो रे सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी तो उसको कहते हैं टेंजेंट। इसको क्यों याद रखना है? बिकॉज 1 मार्क में सारी स्कूल्स ये क्वेश्चन पूछती है। तो याद रख लो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? टेंजेंट। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी स्पीड जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। क्यों कांस्टेंट नहीं होती? बिकॉज डायरेक्शन चेंज होती रहती है। पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो उसकी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती जाती है, तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कहा जाता है एक्सीलरेटेड मोशन। और यहाँ पे जो हमें स्पीड निकालनी है उसका फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक राउंड कंप्लीट करेगा तो वो 2 पाई आर जितना डिस्टेंस कवर करता है, जिसको सरकमफरेंस कहते हैं। तो 2 पाई आर डिवाइड बाई टी करोगे तो आपको जो है स्पीड मिल जाएगी। अब हम देखते हैं इसके कॉमन एग्जांपल्स। तो फर्स्ट इज मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है, हमें पता है कि सेंटर में सन होता है, उसके अराउंड में जो है प्लैनेट्स वो सर्कुलर पार्ट में मूव करते रहते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इवन अर्थ के अराउंड जो है वो मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव करते रहते हैं। थर्ड एग्जांपल जो है वो आपने देखा ही होगा कि आपके घर पे जो क्लॉक है उसका मिनट हैंड हो गया, सेकंड हैंड हो गया या आवर हैंड हो गया, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है चलते रहते हैं। और आपने बचपन में ये किया ही होगा एक एक्टिविटी जिसमें हम स्टोन को एक थ्रेड के साथ टाई करते थे और उसे अपने हेड के अराउंड रोटेट करवाते थे इन अ सर्कुलर पाथ। तो उस केस में भी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनता है। ये जो पूरी थियरी है वो आपको कई बार 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स में पूछी जाती है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए याद रखना जरूरी है जिसमें मैंने आपको टेंजेंट के बारे में बताया। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारी थियरी है ये चैप्टर की कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको सारी थियरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा रिप्लाई देने के लिए। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये पूछेंगे सर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए। बेटा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल का डेडिकेटेड वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें हम डिफरेंट टाइप के ये चैप्टर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, सो दैट आपके जो न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। सो अंटिल देन गुड बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।